गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब भी कोई सौदा होता है बिजनेस में, चाहे हम कुछ खरीदें चाहे बेचें, नकद में या उधार में, चाहे कोई खर्चा हो रहा है, चाहे कमाई हो रही है, चाहे बैंक में पैसे जमा कराए या बैंक से निकाले, तो हम ये देखते हैं कि इस लेन देन की वजह से कौन से दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं इसको हम एक अकाउंट बोलते हैं, एक खाता बोलते हैं। जैसे अगर हमने नगद में माल खरीदा तो माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स का एक पक्ष प्रभावित हो रहा है, और पैसा जा रहा है तो कैश, पैसे का भी एक पक्ष प्रभावित हो रहा है। तो इन दोनों पक्षों में से इन दोनों को हम एक एक पक्ष बोलेंगे। जैसे गुड्स का भी एक पक्ष है और कैश का भी एक पक्ष है। इनको हम पक्ष, साइड या फेस या मामला ना बोलकर हम बोलेंगे ये एक अकाउंट है। और हम एक अकाउंट को डेबिट शीर्षक से और एक को क्रेडिट शीर्षक से दर्शाते हैं। इसी को अपन बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, है ना। तो जब भी कोई लेन देन होगा तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लेन देन की वजह से कौन से दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, और एक अकाउंट को डेबिट शीर्षक के साथ और एक को क्रेडिट शीर्षक के साथ दिखाना होगा, है ना। किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें, उसके लिए हमने नियम है, ये देखा हमने देखा कि वस्तुओं से संबंधित एक नियम है, रियल अकाउंट से रिलेटेड एक नियम है कि व्यापार में आने वाली वस्तुओं खाता डेबिट करें और जाने वाली वस्तुओं खाता क्रेडिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी प्रकार हमने आय और व्यय के संबंध में देखा, जिन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स या नाम मात्र खाते बोलते हैं, कि व्यापार के सभी खर्चे और हानियों के खाते डेबिट करें और व्यापार के सभी आय और लाभ के खातों को क्रेडिट करें। इसी तरीके से हमने देखा कि जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट के बारे में ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति व्यापार से पा रहा है, हमारे व्यापार से कोई व्यक्ति पा रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट करना है, और व्यापार को कोई दे रहा है तो देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करना है। तो ये हमने 3 नियम देखे। इन 3 नियमों को हमने 6 विशेष क्रम में जमा लिया। पहला नियम हमने रखा डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में आने वाली वस्तुओं को डेबिट करें। दूसरा हमने नियम मान लिया कि जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हमने कहा कि आय और लाभ के खातों को क्रेडिट करें, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। चौथे नंबर पर हमने नियम रख लिया कि सभी व्यय और हानियों को डेबिट करें, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पांचवें नंबर पर हमने रखा देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट द गिवर। और छठे नंबर पर हमने लिखा है पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट करें, डेबिट द रिसीवर। इस तरह से हमने इन 3 नियमों के जो 6 पार्ट हैं उनको जो है एक विशेष क्रम दे दिया, और इस तरह से हमने 6 नियम बना लिए उसके। अब हम देखते हैं कि इन 6 नियमों पर इसी क्रम में विचार करते हुए कैसे किसी सौदे में ये जवाब ढूंढना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ उदाहरण देता हूं, इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इससे हमें जो है अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात और हमने समझी थी कि ये जो एक अकाउंट को डेबिट और एक अकाउंट को क्रेडिट करने का जो काम है वो हम एक विशेष लेखा पुस्तक में करते हैं, विशेष अकाउंट बुक में करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जर्नल बुक। क्योंकि हम ये जो लिखने का काम है, प्रविष्टि करने का काम है, एंट्री का काम है, वो जर्नल बुक में कर रहे हैं, इसलिए इसे हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं। तो जर्नल एंट्री के नियम है ये जो 3 नियम है जिन्हें हमने 6 में बदल दिया। ठीक है, तो इन 6 नियमों पर, 6 बिंदुओं पर विचार करते हुए हम किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें किसी विशेष सौदे में, ये हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, पहला हम सौदा ले रहे हैं 1/4/2023 को। एक मामला हुआ गुड्स परचेज इन कैश। गुड्स परचेज इन कैश 1000, 1000 रुपए का माल जो है खरीदा गया है नगद में। अब हमें ये तय करना है कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमें किस प्रकार विचार करना चाहिए, है ना। विचार करने की बात चल रही है, जो मैं आपको अभी बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं। इस तरह से अपन अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंट बुक्स में कैसे लिखा जाएगा वो हम कल सीखेंगे, आने वाली कक्षा में सीखेंगे। फिलहाल हम ये तय कर रहे हैं कि इस सौदे में किस अकाउंट को डेबिट किया जाए और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए, और इसके लिए हम किस प्रकार से विचार करें, है ना। तो हमारे पास पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है, माल आ रहा है? तो आपने कहा जी हाँ आ रहा है, हाँ में हमने जवाब दे दिया। और क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो नियम है आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें, यानी गुड्स का अकाउंट डेबिट करना है हमारे को 1000 रुपए से। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या किसी तरह का? यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गुड्स नाम का अकाउंट हम कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। इसकी जगह हमारे पास 4 अकाउंट है जिनमें से किसी एक को आपको डेबिट या क्रेडिट करना होता है माल के साथ हो रहे व्यवहार के अनुसार। अगर आप माल खरीद रहे हो तो गुड्स अकाउंट की जगह आप परचेज अकाउंट बोलेंगे इसको, इसी गुड्स अकाउंट को परचेज अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। अगर माल बेचा जा रहा है तो गुड्स अकाउंट की जगह आप सेल्स अकाउंट बोलेंगे, और अगर बिके हुए माल में से कुछ माल लौट कर आ रहा है तो हम गुड्स अकाउंट ना बोलकर इसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसी प्रकार यदि हमने खरीदे हुए माल में से कुछ माल अपने वितरक को, अपने सप्लायर को लौटा दिया है, तो इसे हम गुड्स अकाउंट ना बोलकर परचेज रिटर्न अकाउंट बोलेंगे।
मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों कर दिया गया, भाई गुड्स अकाउंट ही रहने देते, 4 अकाउंट क्यों कर दिए, गुड्स के 4 नाम क्यों कर दिए। तो देखो, अगर मैं गुड्स को ही डेबिट या गुड्स को ही क्रेडिट करूंगा तो मुझे कभी भी यह सूचना नहीं मिल पाएगी कि मैंने आखिर खरीदा कितना था और बेचा कितना था, क्योंकि मैं गुड्स को ही डेबिट करता हूं, गुड्स को क्रेडिट करता हूं। लेकिन अगर मैं गुड्स खरीदने पर परचेस को डेबिट करूं और गुड्स बेचने पर सेल्स को क्रेडिट करूं, तो जब अकाउंट बुक्स में परचेस को अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा खरीद कितनी हुई, और सेल्स को जोड़ लूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा बिक्री कितनी हुई। लेकिन गुड्स से डेबिट है, गुड्स से क्रेडिट है, तो मुझे पता ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, कई जने कह सकते हैं सब क्रेडिट को जोड़ लो तो गुड्स गया मालूम पड़ जाएगा, और डेबिट को जोड़ लो तो गुड्स आया मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें भी एक समस्या है कि गुड्स आया आ 2 तरीके से सकता है, खरीदने से भी गुड्स आ सकता है और सेल्स रिटर्न की वजह से भी आ सकता है गुड्स। तो जो गुड्स आया है वो खरीदने की वजह से आया है या बिका हुए माल में से कुछ आया है, ये पता ही नहीं पड़ेगा मुझे अगर मैंने परचेज और सेल्स रिटर्न के नाम से गुड्स को डिफाइन नहीं किया, अगर मैंने इनको अलग अलग नाम से नहीं पुकारा। तो ये सूचना जो है हमें वर्गीकृत रूप से मिल जाएगी, क्लासिफाई होकर मिल जाएगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो अधिक स्पष्टीकरण के लिए किया गया है। सो दीज क्लासिफिकेशंस आर मेड फॉर मोर क्लेरिफिकेशन। ठीक है, सिर्फ गुड्स अकाउंट के साथ ही ऐसा हुआ है। तो फिलहाल जो है माल खरीदा गया है, तो गुड्स के रूप में किस अकाउंट को हम पुकारें, तो हम यहां गुड्स अकाउंट डेबिट ना करके परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो आने वाली वस्तु के रूप में माल का खाता परचेस अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। ये बात क्लियर है। चलो दूसरा नियम पे आ जाते हैं, अभी तो एक ही जवाब मिला है हमें। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट बोर्ड गोज आउट। नगद में माल खरीदा गया है, क्या कोई वस्तु गई व्यापार से, नकद में माल खरीदा, माल आया और पैसा गया, तो कैश भी तो वस्तु है। देखो वस्तु किसे कहते हैं, जिसे हम देख सकें, छू सकें और जिसका मूल्य हो। क्या हम पैसों को, कैश को देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, क्या उसका मूल्य होता है, 100 का नोट 100 का ही होता है, 500 का नोट 500 का ही होता है ना, तो उसका मूल्य भी है। तो ये तो वस्तु ही तो हुई, कैश भी एक वस्तु ही है। तो ये और वस्तु व्यापार से जा रही है, तो क्या कोई वस्तु व्यापार से जा रही है, तो आपने बोला हाँ। क्या जा रहा है, बोला कैश, तो जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें, यानी कैश का खाता क्रेडिट करें, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें, क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से। तो हमें इसमें जवाब मिल गया कि गुड्स परचेज इन कैश, नगद में माल खरीदा गया है, तो हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करके दिखाना है 1000 रुपए से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाना है 1000 रुपए से। आप समझ रहे हैं। तो जब हम ये बात समझ चुके हैं, पहला सौदा जो हमने देखा था अभी, नगद में माल खरीदा, गुड्स परचेज इन कैश, इसको समझ चुके हैं, तो हम एक और सौदा देख लेते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है, अगला जो सौदा है, वो है 2/4/2023 को गुड्स सोल्ड इन कैश 1200, नगद में माल बेचा 1200 रुपए, ऐसा हमारे को एक सौदा दिया गया। ठीक है, अब हमें इसमें तय करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम नियमों पर विचार करते हैं। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है, क्या आ रहा है, बेचने से गुड्स आता है व्यापार में, कैश आ रहा है भाई। हाँ, समझ में आ रहा है कि पैसा आ रहा है, नगद में माल बेचेंगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा। तो आने वाली वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है, पैसा आ रहा है। तो हमने कहा पैसा आ रहा है तो आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करना है, हाँ में हमने जवाब दिया, और हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट होगा 1200 रुपए से। ठीक है, एक जवाब मिल गया हमें। अब दूसरे जवाब की खोज में चलते हैं। दूसरा जो नियम है वो ये है कि व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें। क्या व्यापार से कोई वस्तु गई, गुड्स सोल्ड इन कैश, नगद में माल बेचा, तो व्यापार से माल गया होगा जरूर, है ना। तो माल जा रहा है, तो हमने बोला हाँ जी जा रहा है। और क्या जा रहा है, माल। तो माल को हम गुड्स के नाम से नहीं पुकारते, बिकता है तो हम उसको पुकारते हैं सेल्स के नाम से। तो हम यहाँ गुड्स को सेल्स अकाउंट के नाम से पुकारेंगे कि सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा 1200 रुपए से। तो इस तरह से हमें इसमें जवाब मिल गया कि यदि नगद में माल बेचा गया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1200 रुपए से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। एक उदाहरण और ले रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन और ले रहे हैं हम। 3/4/2023 को क्या हुआ, कैश रिसीव्ड एज कमीशन 500,
कैश रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन के रूप में 500 रुपए प्राप्त हुए, है ना, 500 रुपए नगद प्राप्त हुए, ऐसे दे रखा है। अच्छा, पहले तो हमें ये जरूरी है समझना कि कमीशन क्या होता है। आप जानते हैं कमीशन क्या होता है? बिल्कुल सही। कमीशन का मतलब हो गया इंसेंटिव, प्रोत्साहन राशि। कमीशन वास्तव में जो है सेवा के बदले में धन है। आपने हमारी सेवा की, उसके बदले में कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको धन मिला। ठीक है, तो इस तरह से शायद हमने, हमारे व्यापार ने किसी की सहायता की, किसी का विक्रय, किसी की बिक्री करवा दी, तो उसने हमें 500 रुपए नगद दी थी। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम कि पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है? कैश रिसीव्ड, पैसा प्राप्त हुआ, तो पैसा आ रहा है, तो हमने कहा जी हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? बोला पैसा आ रहा है, तो कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपए से। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ 500 रुपए। क्या व्यापार से कुछ गया? क्या कोई वस्तु जाती हुई दिख रही है आपको? एक गल्ले में 500 रुपए आ गए, ये तो दिख रहा है। क्या कोई दुकान में से कुछ चीज चली गई क्या? इस वजह से व्यापार से कोई चीज चली गई क्या? तो कुछ नहीं गया, तो हम ना भी करना सीखना चाहिए हमें। हमने कहा नहीं, दूसरा नियम तो नहीं लग रहा भाई, व्यापार से कोई वस्तु जा नहीं रही है। तो हम तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम है व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्या कमीशन के रूप में जो 500 रुपए प्राप्त होना है, ये आय है? ये आय है। देखो, आपने आय के बारे में समझा था कि उसमें पैसा आता है, तो यहाँ पैसा आ रहा है, और व्यापार से जाता कुछ नहीं है, तो यहाँ न आज जा रहा है, न कल देना पड़ेगा कुछ, है ना। सेवा के बदले प्राप्ति, इसे हम बोलते हैं आय, है ना। आय की परिभाषा हमने देखी थी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज, सेवा के बदले धन की प्राप्ति। तो देखो, कमीशन कब प्राप्त होगा? जब आपने उसको कोई सेवा की होगी, उसकी बिक्री करवा दी शायद, है ना। तो उस वजह से सामने वाले ने हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए दिए, तो ये सेवा के बदले धन की प्राप्ति है, यानी कि आय है। तो उस आय का नाम क्या है? कमीशन। तो हम कमीशन नाम की आय का खाता क्रिएट कर देंगे, कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट। ₹500। तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट होगा और कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसे हमें जवाब मिल गया। डेबिट और क्रेडिट दोनों के जवाब मिल गए। तो अब हमें अगले नियम के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नियमों पर विचार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है डेबिट और क्रेडिट होने वाले खातों को ढूंढना। तो क्या मिल गया आपको? आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? गुड। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब तक हम 3 उदाहरण देख चुके हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अगला जो उदाहरण है वो है 4/4/2023 का सौदा है। वेजेस पेड, मजदूरी चुकाई। पहला नियम जो है वो ये है कि व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें। तो मजदूरी चुकाई गई है, मजदूरी हमने दी है किसी मजदूर को 750 रुपए। तो ये सौदा 750 रुपए का है। क्या 750 रुपए मूल्य की कोई वस्तु व्यापार में आ रही है? वस्तु आ रही है क्या? वस्तु के बारे में बातचीत हो रही है। तो साहब कोई वस्तु नहीं आ रही व्यापार में, आप समझ रहे हैं। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रिएट करें। क्या व्यापार से 750 रुपए मूल्य की कोई वस्तु गई? मजदूरी कैसे चुकाई होगी भाई? सामान्य बात है कि भाई नगद में चुकाई होगी। आमतौर पे मजदूरों को मजदूरी नगद ही चुकाई जाती है। आजकल जरूर वोट जो है ये पेटीएम वगैरह आ गया है ना। लेकिन ज्यादातर अपन यही मान के चलते, पेटीएम से चुकाया तो भी कैश चुकाया, यही मानेंगे अपन, है ना। लेकिन जो सहज है वो यही कि भाई नगद ही चुकाया होगा और कैश चुकाया होगा, है ना। तो पैसा गया होगा जरूर, समझ में आ रही बात। तो पैसा गया, कैश गया, तो कैश का अकाउंट क्रिएट करेंगे, जाने वाली वस्तु खाता क्रिएट करें। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तीसरा नियम है कमाई का। व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रिएट करें। कमाई में पैसा आता है, जाता नहीं है। यहां तो पैसा जा रहा है, तो कमाई के बारे में तो सोचना ही गड़बड़ है। कमाई के बारे में सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जेब से पैसा जा रहा है तो कमाई तो हो ही नहीं सकती, कमाई में तो पैसा आता है, समझ रहे? तो ये कमाई का सौदा हरगिज नहीं है। ठीक है ना कंसेप्ट। तो चौथे नियम पे चलते हैं। व्यापार के सभी खर्चे और हानियों खाते डेबिट करें। क्या मजदूरी चुकाना खर्चा है? जी हाँ, खर्चा है। खर्चे के बारे में हमने समझा था कि खर्चा वास्तव में क्या होता है? सेवा के बदले भुगतान, मनी पेड अगेंस्ट सर्विसेज।
तो मजदूर से मजदूरी कराई, उसकी सेवा ली और उसको भुगतान किया, तो ये खर्चा ही है ना। तो इसलिए इसे खर्चा माना जाएगा। और खर्चे का नाम है वेजेस यानी मजदूरी। तो वेजेस नाम का एक्सपेंसेस, तो मजदूरी खर्च का खाता डेबिट हो जाएगा 750 रुपए से। बात समझ आ रही है? तो हमें क्रेडिट होने वाले खाते और डेबिट होने वाले खाते के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब तक हम 4 सौदे देख चुके हैं और उनमें हमने तय किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक और सौदा देखते हैं। अगला जो सौदा दिया हुआ है उसके अनुसार 5/4/2023 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 3000। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, इसका मतलब हो गया कि रमेश से उधार में माल खरीदा। रमेश हमारा जानकार व्यक्ति है, वो हमसे बड़ा व्यापारी है, थोक व्यापारी बोलते हैं अपन, होलसेलर है ना। तो हम रमेश के पास गए, माल लेकर आ गए, आज की तारीख में हमने कोई पैसा नहीं दिया, ऐसा मामला हुआ है। ठीक है, अब हमें इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, एक अकाउंट को डेबिट और एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, अकाउंट बुक्स में कैसे लिखते हैं, वो तो हम बाद में सीखेंगे। पहले ये तो निर्णय करें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहला नियम है, व्यापार में आने वाली वस्तु खाता डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है, हमने माल खरीदा है तो माल आ रहा है, और जब माल गुड्स व्यापार में आता है खरीदने के कारण, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 3000। इसमें कोई डाउट है, समझ में आ रही बात। दूसरा नियम है, व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें। क्या व्यापार से कोई वस्तु जा रही है, आज की तारीख में कोई चीज गई क्या, उधार लाए तो पैसे तो दिए नहीं, माल तो आ गया पैसे गए नहीं, तो कुछ नहीं गया व्यापार से। ठीक है, तीसरा नियम है आय का, व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें, है ना। तो क्या माल को खरीदना कमाई है, नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूं मैं आपको। उधार में माल खरीदना कमाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बदले में धन जाएगा एक दिन, और कमाई में कभी धन जाता नहीं है, समझ रहे हैं। कमाई में कभी भी व्यापार से पैसा नहीं जाता, जबकि जब माल खरीदते हो, भले ही आज की तारीख में आप पैसा नहीं दे रहे, लेकिन भविष्य में आपको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए माल की खरीद को हम आय नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये बात आपको पक्की क्लियर हो गई। चौथा नियम है, खर्चे और हानि के खाते डेबिट करें। क्या माल को खरीदना खर्चा है, तो ये खर्चा भी नहीं है। खर्चा किसे कहते हैं, सेवा के बदले धन का भुगतान। हालांकि यहां पैसा आज नहीं दिया गया, लेकिन कल तो देना ही पड़ेगा, कल देंगे तो भुगतान तो होगा, लेकिन सेवा के बदले। यहां तो वस्तु आ रही है हमारे पास, खर्चे में कभी कोई वस्तु व्यापार में नहीं आती। अगर आप किसी मजदूर को 500 रुपए दोगे तो पैसा जाएगा, 500 रुपया कोई सामान नहीं मिलेगा। अगर आप मकान मालिक को 10,000 रुपये किराया दोगे तो 10,000 रुपये जाएंगे, 10,000 रुपया कुछ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन यहां तो माल मिल रहा है। अगर पैसे देने के बदले में, भले ही आज नहीं दिया कल देंगे, अगर पैसे देने के बदले में कोई वस्तु आ रही है तो वो खर्चा नहीं हो सकता। खर्चे में कभी कोई वस्तु नहीं आती व्यापार में, यहां तो माल आ रहा है, समझ रहे। तो ये जो डिस्कशन हमने किया उससे एक बात समझ में आती है कि खरीदना न कभी कमाई होती है न खर्चा होता है। माल या संपत्ति को अगर आप खरीदते हैं तो वो न कमाई की श्रेणी में आएगा न खर्चे की श्रेणी में आएगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि कमाई में कभी भी कोई वस्तु नहीं जाती, जबकि खरीदारी करने में पैसा जाता है, और खर्चे में कोई वस्तु आती नहीं है, जबकि खरीदते हो तो कोई माल या संपत्ति आ जाएगी। तो खरीदना, भले ही माल का क्रय हो चाहे संपत्ति का क्रय हो, ना वो कमाई हो सकती है ना खर्चा हो सकता है। बात समझ में आ रही है। खरीद के सौदे में तीसरा और चौथा नियम अपने आप ही कट जाएगा। क्यों कट जाएगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, समझ आई बात। पांचवा नियम है, देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट द गिवर। अब देखो यहां माल आया है तो जरूर कोई ना कोई व्यक्ति दे रहा होगा। कौन दे रहा है, रमेश दे रहा है, तो रमेश का खाता क्रेडिट कर देंगे। बोला हाँ जी देने वाला व्यक्ति है रमेश, और रमेश का अकाउंट क्रेडिट होगा, रमेश अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपए से। तो हमें जवाब मिल गया कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 3000। इस दशा में परचेज अकाउंट डेबिट होगा 3,000 रुपए से, और रमेश का अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 रुपए से।
स्पष्ट है? बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 5 सौदे देख चुके हैं और उसमें हमने तय किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक सौदा और देख लेते हैं। तारीख है 6/4/2023 और सौदा दिया गया है गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश को उधार में माल बेचा 5,000 रुपए। सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जो हमारा ग्राहक है। आमतौर पे वो आता रहता है हमारे पास और हमेशा टाइम पे पैसे देता है। आज वो आया, उसने बोला भाई साहब ये सामान पैक कर दो। हमने पैक कर दिया। 5,000 रुपए का बिल बना था उसका। बोला भाई साहब पैसे आज तो नहीं है, हफ्ते 10 दिन में दे जाऊंगा। हमने बोला कोई बात नहीं, ले जाओ आप, आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और हमने उसको सामान दे दिया, बिल भी दे दिया। इस तरह से ये सौदा हुआ। ठीक है, तो ये सौदा यूं हुआ है कि भाई सुरेश नाम के व्यक्ति को उधार में माल बेचा है, यानी आज की तारीख में हमारे पास पैसा नहीं आया लेकिन माल तो चला गया। ठीक है, अब इस सौदे में हमें तय करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके लिए हमारे पास नियम है। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु खाता डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। सुरेश को उधार में माल बेचा। क्या कोई वस्तु व्यापार में आ रही है? माल बेचा है, माल गया तो है और कुछ आया नहीं। उधार में बेचा इसलिए पैसे नहीं आए, तो कुछ भी नहीं आया। आप समझ रहे ना? तो नहीं आया कुछ। पहला नियम तो लागू नहीं हो रहा है। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट वोट गोज आउट। व्यापार से अगर कोई वस्तु गई है तो उसका खाता क्रेडिट कर दो। तो क्या व्यापार से कोई वस्तु जाती हुई दिख रही है? माल बेचा है तो माल जा रहा है, और जब माल बिक कर जाता है तो हम उसको सेल्स के नाम से पुकारते हैं। तो सेल्स का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है 5,000 रुपए से। स्पष्ट है बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तीसरा नियम कमाई का है ना? तीसरा नियम कमाई का है। कमाई का नियम बोलता है कि व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें। क्या माल का बेचना कमाई है? तो ये कमाई नहीं है। हालांकि कमाई जैसा लगता है लेकिन कमाई है नहीं। क्यों? कमाई किसे कहते हैं हम? सेवा के बदले धन की प्राप्ति, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज। कमाई में कोई भी चीज व्यापार से जाती नहीं है, ना पैसा जाता है ना कोई सामान जाता है। यहां तो सामान जा रहा है, तो ये कमाई तो हो ही नहीं सकती। कमाई में व्यापार से कोई वस्तु नहीं जाती। अगर हमें ब्याज मिला 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए जीम जाओ आप, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा उसके बदले में। किराया मिल गया 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया आप ही के हैं, आप ही को इस्तेमाल करना है। उसके बदले में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जबकि यहां तो आप माल दे रहे हो, तो माल जा रहा है। इसका मतलब ये कमाई तो नहीं है, कुछ और है। चौथा नियम खर्चे का है। व्यापार के सभी आय और चौथा नियम खर्चे का है। खर्चे का नियम कहता है व्यापार के सभी खर्चे और हानि खाते डेबिट करें। तो क्या माल का बेचना खर्चा है? हरगिज नहीं। खर्चे में क्या होता है? सेवा के बदले भुगतान होता है, पैसा जाता है। जबकि इसमें तो पैसा भविष्य में आएगा, और खर्चे में तो कोई पैसा आता ही नहीं है, इसलिए कमाई हो ही नहीं सकती और इसलिए खर्चा हो ही नहीं सकता। अगर भविष्य में पैसा आने की संभावना है तो वो खर्चा तो है ही नहीं। खर्चे में क्या होता है? सेवा के बदले भुगतान, मनी पेड अगेंस्ट सर्विसेज। हालांकि आज की तारीख में हमने कोई पैसा दिया नहीं है, सामान दिया है, चलो सामान दे दिया, ये भी हो सकता है खर्चे का कारण। अगर हमने मुफ्त में सामान दिया होता, ये माल मुफ्त में दिया होता तो खर्चा हो जाता, लेकिन मुफ्त में थोड़ी दिया, इसके बदले तो भविष्य में पैसा मिलेगा। तो यदि व्यापार से कोई वस्तु जा रही है और उसके बदले में भविष्य में पैसे मिलने हैं, तो वो खर्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर्चे में तो कोई पैसा मिलता नहीं वापस। हम किसी मजदूर को दे दें 700 रुपए, अभी अभी हमने देखा था एक सौदा जिसमें मजदूर को 750 रुपए दिए गए थे, भविष्य में वो 750 वापस नहीं देगा वो हमें आके। तो जो पैसा गया या कोई वस्तु गई और उसके बदले में पैसा वापस मिलने की कोई चांस ही नहीं है, तब होता है खर्चा। यहां तो पैसा मिलेगा 5,000 रुपए भविष्य में, समझ रहे हैं? तो इसलिए खर्चा नहीं है। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे हमें मालूम पड़ गया कि सेल्स का सौदा न कमाई का सौदा होता है ना खर्चे का सौदा होता है। थोड़ी देर पहले हमने अध्ययन किया था कि परचेज के सौदे में भी तीसरा चौथा नियम नहीं लगता, न आय है ना व्यय है। और अब हमने जाना कि सेल्स के सौदे में भी तीसरा और चौथा नियम नहीं लगता। सेल्स भी आय और व्यय से कुछ अलग तरह का सौदा है। ठीक है, पांचवा नियम है देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें। अब देने वाला व्यक्ति कब होगा? जब कोई वस्तु आई होगी। अब जब कोई वस्तु आई ही नहीं, हम बोल रहे हैं कोई वस्तु नहीं आई, तो कोई देने वाला तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे? तो कोई देने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या हमारे व्यापार को कोई व्यक्ति दे रहा है? व्यापार को देने वाला व्यक्ति। हमें अपने व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सब कुछ। हमारे व्यापार को तो कोई व्यक्ति दे नहीं रहा ना कुछ, क्योंकि कुछ आया ही नहीं, तो देने वाले व्यक्ति का नियम लग नहीं रहा। तो छठा नियम है व्यापार से पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट करें। व्यापार से माल जा रहा है, और जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई पा रहा है। कौन पा रहा है? सुरेश।
तो सुरेश का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। हम कहेंगे कि हाँ ये व्यापार से वस्तु जा रही है और उसको पाने वाला व्यक्ति सुरेश है, तो सुरेश का अकाउंट डेबिट किया जाएगा 5,000 रुपए से। इस प्रकार हमें जवाब मिल गया कि गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, इस सौदे में सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा और सुरेश का अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? अगर आपको ये मामला क्लियर हो गया, ये 6 नियम क्लियर हो गए, तो 2-3 बातें इसमें ध्यान में रखने की है कि इन नियमों को इसी क्रम में आपको इस्तेमाल करना है, और जैसे ही आपको डेबिट या क्रेडिट का जवाब मिल जाए, डेबिट और क्रेडिट दोनों का जवाब मिल जाए, आपको रुकना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य 6 नियमों का इस्तेमाल करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है इन 6 नियमों की सहायता से डेबिट और क्रेडिट होने वाले खातों की जानकारी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।